वंदे मातरम स्टूडेंट्स। वंदे मातरम मैम। आज हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी में जो ग्रामर व्याकरण होती है उसका प्रार्थना पत्र, जिसको अपने एप्लीकेशन कहते हैं, वो किस तरह से लिखा जाता है। तो प्रार्थना पत्र लिखने का कुछ एक पर्टिकुलर प्रारूप होता है, वो क्या आपको पता है कि किस तरह से लिखा जाता है? वो मैम नहीं पता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्रार्थना पत्र जिसको अपन एप्लीकेशन कहते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर जो चीज होती है कुछ लिखा होता है, अगर आपको याद हो तो उसके सेवा में 3 लाइन होती है। क्या लिखा होता है यहाँ पे? सेवा में। अब किसकी सेवा में? जिनको भी हम प्रार्थना पत्र लिख रहे होते हैं उनकी सेवा में यहाँ पे लिखते हैं श्रीमान, जैसे हमने लिखा है विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी को, है ना। तो प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, महोदय जी। अगर प्रिंसिपल मैम है तो क्या लिखेंगे आप? महोदया जी, ठीक है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी। फिर आपका जो भी विद्यालय है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारे विद्यालय का नाम जैन गुरुकुल। अगर माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, जैसा भी आपका स्कूल है, प्राथमिक है, वो आपको लिखना है। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो 5वीं तक का स्कूल होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्राथमिक स्कूल, यानी कि प्राइमरी क्लास, प्राइमरी स्कूल, है ना। 6ठी से लेके 8वीं तक का जो स्कूल होता है, मतलब 8वीं तक जो स्कूल चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपर प्राइमरी, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय। आपको शब्द से ही जो स्कूल का नाम होता है ना, उससे आपको पता चल जाता है ये स्कूल जो है यहाँ पर कौन सी कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। तो प्राइमरी यानी क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय, जो की 5वीं तक होता है। उच्च प्राथमिक का मतलब होता है अपर प्राइमरी, जो कि 8वीं तक होता है। माध्यमिक विद्यालय जो विद्यालय 10वीं तक होता है उसे माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। और उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जिसको कहते हैं, 12th क्लास तक हमारा स्कूल होता है। तो हमने यहाँ लिखा उच्च माध्यमिक, इट मीन्स क्या हो गया? सीनियर सेकेंडरी, यानी ये जो विद्यालय है इससे क्या पता चल रहा है कहाँ तक है? 12वीं तक। उसके बाद आपको अपने जिले का नाम लिखना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जिला चित्तौड़गढ़, और आगे लिखते हैं हम अपना राज्य का नाम। तो हमारा राज्य कौन सा रहता है? राजस्थान। तो राज लिख के डॉट लगा, ठीक है। उसके बाद मेन टॉपिक होता है यहाँ पर विषय। विषय जो होता है वो आपको कैसा लिखना होता है? विषय ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ते ही आपने महोदय जी के आगे जो भी मैटर लिखा है सारा, वो क्लियरली विषय को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रार्थना पत्र है, एप्लीकेशन जो है, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस मैटर से रिलेटेड लिखी गई है और सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया विषय में, बड़ी बहन के विवाह हेतु, बड़ी बहन के विवाह के कारण लिख लेते हैं। विवाह के कारण, है ना। पहले तो कारण बताया अपन ने, उसके बाद में आप कितने दिवस की छुट्टी चाहते हैं, है ना। कारण 5 दिवस की या 5 दिन की, 5 दिन का अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र। यस मैम। प्रार्थना पत्र। जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो ये आपका एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हमने विषय में? बड़ी बहन के विवाह के कारण 5 दिन का अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये पढ़ते ही जो आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं उनको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो बच्चा है, इनकी बड़ी बहन का विवाह है और इसके लिए इनको कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 5 दिन की, ताकि वो उस पूरे मैटर को पढ़ने से पहले आपका जो मामला है समझ जाए। अभी सारे जितने भी प्रार्थना पत्र होते हैं उनका एक ही प्रारूप होता है, सबका सेम ही रूल होता है। और उसको लिखते कैसे, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे तक देखेंगे हम। विषय के बाद में हमें क्या लिखना होता है? महोदय जी। ये सारा आप लिखने के बाद में नीचे लिखना होता है हमको महोदय जी, ठीक है। महोदय जी या महोदया जी। अगर वो जेंट्स है, पुरुष है, तो आपको महोदय जी लिखना है, और अगर महिला है तो आपको क्या लिखना है? महोदया जी। तो मैंने यहाँ लिखा महोदय जी। अब देखो पहली लाइन, इसमें कुल कितनी लाइंस होती है? 5 लाइन। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। कुल 5 लाइन ही आपको लिखनी होती है, 5 से कोई छठी लाइन होती नहीं है। पहली लाइन में आपको लिखना होता है कि मैं, अगर जैसे विद्यालय का कोई प्रार्थना पत्र है तो आपको लिखना है मैं आपके विद्यालय में फलाना कक्षा में पढ़ता हूँ, इस कक्षा में पढ़ता हूँ, 8वीं में पढ़ता हूँ, 10वीं में पढ़ता हूँ, 12वीं में पढ़ता हूँ। पहली लाइन में हमेशा यही होता है कि आप अपना डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपका ऑफिस हो, कोई भी आपका कॉलेज हो, या अदर कहीं भी किसी भी जगह अगर आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो फर्स्ट में महोदय जी सविनय नम्र निवेदन है कि, उसके बाद आपको अपना इंट्रो लिखना होता है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ, कक्षा 5 का छात्र हूँ, कक्षा 8 का छात्र हूँ, जो भी आप हैं, ठीक है। पहली लाइन हमेशा फाइन लाइन रहती है जिसमें आपको क्या देना होता है? अपना परिचय यानी अपना इंट्रो देना होता है। दूसरी लाइन जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? इस पूरे विषय से रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ।
महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। पहली लाइन हो गई। दूसरे में आपको बताना है, ये पूरा जो विषय है इसको डिस्क्राइब करना है। सूचित किया जाता है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह, जैसे कि आज तारीख कितनी होगी 10, तो मेरी बड़ी बहन का विवाह 14 फरवरी 2022 को तय हो गया है। अब बड़ी बहन का विवाह है और आपकी यदि सगी बड़ी बहन है तो आपको कम से कम 4 से 5 दिन की छुट्टी रहेगी। तो क्या होता है, मिनिमम 4 से 5 दिन के प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको उसमें लिखना है कि मेरी बड़ी बहन का दूसरे पॉइंट में, पहले में तो क्या लिखा आपने, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आप सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का, कक्षा 10 का या कक्षा 12 का, जिस भी आप कक्षा में पढ़ते हैं उसका छात्र हूँ। दूसरे में आपको क्या लिखना है, दूसरे में वो ये शादी तेरा, मेरी बड़ी बहन का विवाह कब तय हो गया है, 14 फरवरी 2022 को तय हो गया है। ठीक है, इस कारण मैं क्या हूँ, तीसरी लाइन में सेम टू सेम वही तय हो गया है। तो तीसरी लाइन में बिल्कुल ये कि यही सारी चीज हर जगह रहती है। हर आप किसी भी तरह का प्रार्थना पत्र लिख लो, तीसरी में चीज फाइनल रहती है कि अतः मैं दिनांक, जो भी आपको दिनांक लिखनी, इस दिनांक से इस दिनांक तक छुट्टी पे हूँ। 11 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। तो अगर असमर्थ, सफल नहीं, समर्थ, क्या हूँ, असमर्थ। असमर्थ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, अनेबल। अनेबल, बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, मैं आ ही नहीं सकता हूँ। तो अगर आप असमर्थ है तो आपको छुट्टी मांगनी पड़ेगी, और जब आप छुट्टी मांगेंगे तो छुट्टी सेक्शन होगी, उसी के बाद आप छुट्टी रख सकेंगे। यही नियम होता है प्रार्थना पत्र का। तो इसी तरह से रहता है। फिर आप क्या बोलेंगे कि मैं दिनांक, इस दिनांक से इस दिनांक तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चौथी लाइन आपकी क्या होती है, बोलेंगे अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करें की कृपा करें या कष्ट करें। पांचवी लाइन बिल्कुल फिक्स होती है, कष्ट के लिए क्षमा, नीचे सर धन्यवाद। उसके बाद आप अपना परिचय देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपका जो भी नाम है, कुलदीप सिंह तंवर, महेंद्र सिंह तंवर या XYZ जो भी आपका नाम है, आदित्य त्रिपाठी, अंशु शुक्ला, जो भी आपका नाम है वो नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपके नीचे जो भी कक्षा होती है, कक्षा लिखनी है। अगर कक्षा का कोई वर्ग है, वर्ग यानी सेक्शन है, तो सेक्शन लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद में इस साइड में, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, दिनांक लिखनी है। बस ये आपका प्रार्थना पत्र पूरा हो गया। तो कुल कितने चरण होते हैं प्रत्येक प्रार्थना पत्र के? आप कोई सा भी प्रार्थना पत्र, कोई भी एप्लीकेशन उठाकर लिख लो, हर एक प्रार्थना पत्र के कितने चरण होते हैं? 5। पहले चरण में आपको क्या देना होता है, अपना परिचय। दूसरे में आपको जो भी विषय होता है उस विषय से संबंधित जानकारी देनी होती है कि इस कारण से मैं, मेरी छुट्टी रख रहा हूँ का विवाह है, या मैं 2 दिन से बीमार हूँ, या ये कारण है, जो भी कारण है आपको कारण देना होता है। तीसरे में आपको बताना है कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चौथे में आपको बोलना है कि अतः मुझे इतने दिन का, जितने भी आपको दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अतः मुझे इतने दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। और 5वें में बिल्कुल सेम लाइन, कष्ट के लिए क्षमा, और बस नीचे सधन्यवाद के साथ में आपका आज्ञाकारी शिष्य, और पूरी डिटेल्स आपको लिख देनी है। 5 के अलावा कोई छठा चरण इसमें होता ही नहीं है। ऊपर का सारा मैटर, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपके विद्यालय का नाम और जिले का नाम और राज्य का नाम, और नीचे सेम टू सेम वो के वही फॉर्मेट, 5 पॉइंट। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, सधन्यवाद के साथ में आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी कक्षा और आपकी दिनांक, ये बस इसी तरह का होता है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं होता है। तो आप लोग कभी भी, जैसे प्रार्थना पत्र जो होता है, कम से कम 5 से 7 मार्क्स का आपका आता है, तो उसको काफी अच्छे से कंप्लीट करें। प्रार्थना पत्र हो गया, पत्र हो गए आपके, या फिर कोई भी ऐसे किसी विषय पर निबंध लिखना है, कोई भी चीजें होती है, तो उनको देखकर घबराना नहीं। एक निश्चित प्रारूप होता है, उस प्रारूप को अगर आप समझ लेंगे और बाकी सारा मैटर आप अगर अपने हिसाब से भी लिखते हैं तो आपके मार्क्स फुल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यही रहता है कि हिंदी के अंदर स्पेशली आपको क्या नहीं करना होता है, मात्राओं का। आप सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम स्टूडेंट्स। वंदे मातरम। तो आज फिर हम हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक, पहले हमने क्या किया था, प्रार्थना पत्र लेखन किया था, आज हम सीखने वाले हैं निबंध। तो कोई भी निबंध जब आपको लिखना होता है, स्पेशली जब आप बड़ी क्लास में होते हैं उस समय पर, उसको आपको 5 भागों में लिखना होता है। कितने भाग होते हैं? 5 भाग कौन कौन से होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है प्रस्तावना, क्या होता है? प्रस्तावना। दूसरा होता है परिचय, तीसरा होता है उसकी विशेषताएं, चौथा होता है उसका लाभ, और 5वां होता है लाभ, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है निबंध में जिसमें हानि भी हो सकती है तो लाभ या हानि दोनों ही विषय हो सकते हैं, और 5वां होता है उपसंहार। कुल ये 5 विषय होते हैं जिस पर आपका पूरा निबंध लेखन सही तरीके से हिंदी ग्रामर के अनुसार डिपेंड होता है। ठीक है, अब आप बताएं मुझे
प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले जैसे अपन को ये कॉमन टॉपिक लेते हैं, जैसे आज का अपना निबंध लेखन होगा मेरा विद्यालय का, ठीक है, सबसे नॉर्मल टॉपिक है और सभी विद्यार्थी इससे रिलेटेड परिचित है। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, आप जनरल उसका क्या कर रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसका विचार, उसके बारे में कुछ जनरल चीजें बता रहे हो। तो जैसे मुझे मेरा विद्यालय पे लिखना है तो मैं प्रस्तावना में क्या लिखूंगी, बताइए। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, और विद्यालय जो होता है एक आदर्श विद्यालय ही एक श्रेष्ठ विद्यार्थी के भविष्य या अच्छे जीवन की नींव रख सकता है। इस तरह की कुछ जानकारी मुझे प्रस्तावना के अंदर, यानी जो इनिशियल लेवल होता है, इनिशियल टॉपिक्स कहाँ पे आते हैं, प्रस्तावना। उसके बाद आता है जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे विद्यालय का परिचय। तो जब मैं अपने विद्यालय की बात कर रही हूँ, अगर मैं अपने विद्यालय की बात कर रही हूँ तो वो टॉपिक्स मुझे कैसे लिखने होंगे, बताइए। परिचय में यह मेरा विद्यालय है और मेरे विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय, जैसे मेरा विद्यालय था स्वामी विवेकानंद, तो मैं लिखूंगी मेरे विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। तो मेरा विद्यालय क्या है, उच्च माध्यमिक है, यानी कि हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। यहाँ पर कक्षा 12 तक की क्या चलती है, कक्षाएं चलती है। फिर उसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि 10वीं के बाद आपको पता है जनरली हम सभी विषय लेते हैं, तो यहाँ पर विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों ही वर्ग संचालित होते हैं। यहाँ पर 500 बच्चे अध्ययन करते हैं, यानी 500 विद्यार्थी जो है वो अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 35 शिक्षक हैं, हमारे विद्यालय में कुल इतने कमरे हैं। जनरल जो हमारे विद्यालय का परिचय है वो आपको इसमें लिखना है। फिर बात आती है कि विशेषता, प्रस्तावना कंप्लीट हो गया, परिचय हो गया, और विशेषताएं का मतलब क्या होता है, विशेषता है ना, उसकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, आपके विद्यालय में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपके विद्यालय को क्या बनाती है, विशेष बनाती है। तो बताइए क्या क्या चीजें हो सकती है विशेषताओं के अंदर। जैसे कि हमारे विद्यालय में क्या है, एक कंप्यूटर लैब है जिससे बच्चों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होता है। हमारे विद्यालय एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। हमारे विद्यालय में बैठने की क्या है, उपयुक्त व्यवस्था है, और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए भी क्या है, श्रेष्ठ शिक्षक रखे गए हैं। और भी आपके विद्यालय में जैसे जो भी शिक्षाएं दी जाती है, जैसे कि हमारे विद्यालय में प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक प्रयोगशाला होती है ना, हमारे विद्यालय में प्रैक्टिकल लैब भी है। तो विज्ञान की क्या है, प्रयोगशाला भी उपस्थित है। छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने वगैरह और प्ले ग्रुप आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध है। आदि चीजें आप विशेषताओं में लिख सकते हैं। अब जितनी भी चीजें आपने विशेषताओं में लिखी है वो किस में आ सकती है, लाभ में। अब हानि वाला टॉपिक, जैसे कि अगर आपको कोई पर्यावरण प्रदूषण का अगर इसमें निबंध लिखना होता तो सेम टू सेम यही सारी चीजें आती, और उस जगह क्या हो जाता, लाभ की जगह क्या हो जाता, इसकी हानि हो जाती, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हमको क्या देता है, हानि देता है। लेकिन अभी हम बात करें मेरे विद्यालय की, तो मेरे विद्यालय में जितनी भी विशेषता है उससे हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं, जो विशेषता आपने बताई। हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, जिस कारण से बच्चों को क्या खेलने में समस्या नहीं होती है, और विद्यालय का जो परिसर है वो भी खराब नहीं होता है। बच्चे आसानी से क्या करते हैं, कहाँ खेल सकते हैं, पार्क, उस गार्डन में या बगीचा जो है या पार्क जो है वहां पर खेल सकते हैं। हमारे विद्यालय में समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है, जिससे विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं उनका क्या बढ़ता है, तार्किक ज्ञान, तार्किक क्षमता बढ़ती है। और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हमारे विद्यालय में कैमरे लगे हुए हैं, जिससे क्या होता है, प्रति समय पर हर क्षण विद्यार्थियों पर भी नजर रखी जाती है, और साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले जो आगंतुक हैं या पेरेंट्स वगैरह है उनको भी हर समय की जानकारी हम उपलब्ध करवा पाते हैं। उसके अलावा विज्ञान की प्रयोगशाला है, जिससे क्या होता है, विद्यार्थियों को हर एक चीज, हर एक टॉपिक जो सिद्धांतिक है, जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, उनको प्रैक्टिकली समझने की क्या मिलती है, प्रायोगिक तरीके से समझने में उनको सहायता मिलती है। और क्या क्या चीजें हो सकती है बताओ। हमारे विद्यालय में बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण यानी एजुकेशनल टूर के लिए भी लेकर जाया जाता है। उससे क्या फायदा होता है बताइए, शैक्षणिक टूर से बच्चों की मानसिक क्षमता जो होती है यानी बौद्धिक क्षमता वो क्या होती है, बढ़ती है, तेज होती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर पिकनिक आदि पर भी ले जाते हैं। अभी कुछ जो भी लाभ आपको लगते हैं कि हमारे विद्यालय के अंदर ये सारे लाभ है, बच्चों को इसी तरह की शिक्षा पहुंचाई जाती है। हमारे विद्यालय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती है, जिससे सनातन संस्कृति को बनाया जा सके। इस तरह की काफी सारी चीजें आप डाल सकते हैं। फिर आता है लास्ट में उपसंहार। तो उपसंहार के अंदर आपको ये पूरी जो 4 टॉपिक होते हैं इसका आपको शॉर्ट में क्या करना होता है, एक सार लिखना होता है। तो आप क्या सार लिखेंगे, तो इस प्रकार विद्यालय जो होता है प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, और यह विद्या का मंदिर ऐसा होता है जिसके अंदर विद्यार्थी यदि नियमित रूप से और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है, किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। अंततः आप इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हैं कि जो पुस्तकें होती है वो होती कैसी, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, काली सफेद होती है, लेकिन अगर विद्यार्थी उनको अच्छे से पढ़ता है तो वो क्या कर सकते हैं,
वो पुस्तकें इतनी क्षमता रखती है कि उस विद्यार्थी के जीवन को कैसा कर दे, रंगीन कर दे। ये सारी चीजें होती है जो आप उपसंहार में लिख सकते हैं। अगर ये आपने पूरा लिखा है, 10 मार्क्स का आपका निबंध है, तो 10 में से 10 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। 25 मार्क्स का है तो 25 में से 25 आपको पूरे मिलेंगे। बस इसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी जो मात्राओं की गलतियां होती है हिंदी में, स्पेशली बस उनका। क्लियर होगी आप सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू।